वो थोड़ा बहुत संघर्ष तो कर रहा है जी। भाई, उसके दिनचर्या के खर्चे कम से कम निकल रहे हैं। पहले उसके पास वो भी नहीं था, परिवार पे आश्रित था। और वो आगे अगर उसको कुछ करना है, मान लो कहीं ट्रेन से नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू देने जाना है या परीक्षा देने जाना है, तो अभी मेरे ख्याल से भूपेश सरकार ने बोला कि जो भी परीक्षा की जो फीस होगी वो उनको लगेगी नहीं। नौकरी में जो भी आवेदन की फीस है, जो भी फीस है, उसको भी उन्होंने जो है माफ किया है भूपेश सरकार ने। लेकिन आप ही के क्षेत्र से ओपी चौधरी जी आते हैं जी। ओपी चौधरी जी लगातार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अभी हाल ही में भर्तियों को लेकर, आपको लगता है कि ओपी चौधरी जी युवाओं के मुद्दों को उठाते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, वो बीजेपी से हैं तो वो इसमें उनको विश्वास तो होगा नहीं जी। तो अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वो कैसे बने रहेंगे जनता के बीच में? तो वो एक विरोध करने का उनका तरीका है, वो कर रहे हैं जनता के बीच में। एक इंसान को अपनी पहचान लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रायपुर में, लगातार शिक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। हल क्या निकला? क्या उनके विरोध से कई लोगों को नौकरी मिल गई? खुद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, हाँ, अब नहीं है वो जी। अब वो बीजेपी के एक महामंत्री, हाँ महामंत्री है, वो एक नेता है जी। तो अब क्योंकि अगर उनके विरोध से अगर कई लोगों का भला हो जाता जी, तो वो विरोध सार्थक होता। एक बार हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि नवा रायगढ़ नवा छत्तीसगढ़ जो ये कार्यक्रम है साधना न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस के कारवां में, आज हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे जिनसे विकास पर भी बातचीत होगी और विपक्ष जिन मुद्दों को उठाती नजर आ रही है उस पर भी बातचीत होगी। तो काफी अहम पड़ाव है और साधना न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस के जरिए हम जनता की नब्ज को टटोलते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से जनता के सवाल पे बातचीत करते नजर आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि वस्तु स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। एक चीज और, क्योंकि हम सांस्कृतिक के धानी में हैं, संस्कृति का यहाँ पे काफी कुछ अहम योगदान रहा है इस क्षेत्र के विकास में। आपको लगता है कि 5 साल में बहुत बेहतर काम हुए हैं इस क्षेत्र में? इस तरह से सांस्कृतिक, जैसे रामायण महोत्सव हो गया, रामायण महोत्सव हुआ है, चाहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के अलावा जो रामायण मंडलियां हैं जिसको लेकर सरकार ने बहुत बेहतर काम किया। ये आप सही है कि गांव में जहाँ भी मंडलियां हैं, रामायण की मंडलियां हैं, उनमें भी जो है प्रतियोगिताएं हुई और प्रतियोगिताएं होने के बाद पूरे प्रदेश में हुई हैं और उस पर भी जो है उनको पारितोषिक मिला। इतना बड़ा रामायण महोत्सव हुआ। चक्रधर समारोह चूंकि 2 साल से बंद था पिछले, इस बार चक्रधर समारोह की भी पुनः शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे जो है सारे क्षेत्रों को जो है हमारी जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि सभी क्षेत्र में, सभी सेक्टरों में सभी लोगों को कैसे हम उनको फायदा पहुंचाएं, कैसे उनके लिए आगे काम करें, यह प्रयास जारी रहता है। एक बात और आती है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ी अस्मिता के साथ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल चुनाव के समय जो विधानसभा का चुनाव था, बंगाल अस्मिता काफी कारगर साबित रहा वहां पे। तो छत्तीसगढ़ी अस्मिता लगता है कि कांग्रेस ने इसको जगाने का काम किया? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अभी अपन खुद महसूस कर रहे हैं कि अपन गर्व करते कि हम छत्तीसगढ़िया हैं जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें, तीज त्योहार हमारे जो है, जो कभी हमको हमारे विलुप्त होते जा रहे थे, उन त्योहारों पे कम से कम इन्होंने अवकाश घोषित किया। तीजा है, पोला है और जो हमारे खेल कूद हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक जो शुरू हुआ, उससे लोगों की छत्तीसगढ़ होने की एक भावना जो मन में आती है कि नहीं, हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम मजबूत हैं, हम सबसे बढ़िया हैं जी। तो एक छत्तीसगढ़ अस्मिता को जो इन्होंने जगाया जी, माननीय भूपेश बघेल ने, तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम इस छत्तीसगढ़ में हुआ, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को भूल गए थे जी। जो हमारी परंपरागत खेल हैं, हमारे खान पान हैं, वो सारी चीजें वापस आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ी अभी हम लोगों ने जब कार्यक्रम शुरू किया तो छत्तीसगढ़ी महतारी के सामने हम लोगों ने उसका गान भी किया। तो ये सारी चीजें जो है, राजगीत भी लेके आए, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रतिमा का अनावरण जगह जगह हुआ। इसका भी बीजेपी ने विरोध किया कि भाई क्यों बन रही है, तो ये भारत माता की बेटी है ना।
छत्तीसगढ़ में लेकिन अतारी। परिवर्तन यात्रा में तो उनके छत्तीसगढ़ में अतारी का फोटो दिख रहा है। हाँ, तो वो तो वही है ना कि मतलब ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इनको समझ में नहीं आता कि इनको करना क्या है। जी, मुझे लगता है कि बीजेपी से भी कुछ लोग यहाँ पे रहते अर्जुन तो और बेहतर रहता। कोशिश हमारी रहेगी कि पक्ष विपक्ष को हम सामने रखे जी। और तमाम पहलुओं को समझे। मोटा मोटी तौर पे अगर आपने जो जो बातें रखी सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर उन बातों को रखे, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाए कि आप किस तरह से विकास को समझ पाते हैं रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, रायगढ़ में भी जो है विकास तो हो रहा है और विकास की और संभावनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी आप देखे होंगे कि सभी सेक्टरों में जो है छत्तीसगढ़ शासन ने काम किया है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, नेशनल हाईवे का निर्माण हो। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बार बार जो है केंद्र सरकार को जगाते रहे हैं कि सड़कों की स्थिति खराब है, और उतना सहयोग केंद्र शासन से हमको मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए था। बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने राजस्व रोकने की कोशिश की, रॉयल्टी नहीं दी। रायगढ़ तो रॉयल्टी नहीं दी है हमारी, रायगढ़ और कोरबा जीएसटी नहीं दिया है, कोयले की खान के रूप में भी जाना जाता है। नहीं, रायगढ़ में तो अब कोयले के खान जो अभी जो बीजेपी शासन है वो धीरे धीरे बंद के कगार पे एससीसीएल जो है प्राइवेट सेक्टर में भले काम कर रहा होगा जी, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि कोयले अदानी जी की का कोयला, रॉयल्टी को लेकर काफी कुछ तनातनी है केंद्र और राज्य के बीच में। हाँ, रॉयल्टी हमको मिल नहीं रही है, रॉयल्टी के भी है और जीएसटी के भी दोनों मामला है। जो हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा रोक दिया गया है, मगर उसके बाद भी जो है हम छत्तीसगढ़ में संघर्ष करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संघर्ष करेंगे और छत्तीसगढ़ को और आगे भी लेके जाएंगे। अभी आप देखे होंगे कोयले की बात आप कर रहे हैं, तो जो मैंने सुना है कि अडानी का कोयला ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन माना यह जा रहा था कि बीच में जो ट्रेनें कैंसिल हुई, जिसको लेकर उनके कोयले के लिए पार्टी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया कि कोयले यहाँ से ढोए जा रहे थे, अडानी के ही कोयले जा रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है आज कि इतनी यात्री ट्रेनें बंद हो रही हैं जी, कोई भी बोलने वाला नहीं है। नहीं तो देश के क्यों राहुल गांधी तो आज अभी ट्रेन से सफर किए, उन्होंने बात को रखा। कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने आंदोलन भी किया, कांग्रेस ने ट्रेन भी रोकी, मगर जो एक आम जनता का जो कर्तव्य होता है कि भाई शासन किसी का भी अगर गलत है उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे आपकी पार्टी गलत कर रही हो, तो ये भावना मन में होनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। अब हर लोग जो है वो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कोई नहीं करता। एक बात और कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए आवास का, पीएम आवास योजना को लेकर आपने देखा कि बीजेपी किस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरती नजर आई थी। आवास न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी आए, आवास बांटे गए। आपको लगता है कि जो भूपेश बघेल जी लगातार ये कह रहे थे कि गरीबों की संख्या बढ़ी है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू हुआ क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना नहीं हुई है, अब यहाँ पे फायदा मिलेगा आवास का लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 1150 आवास प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ निर्माणाधीन है, और उसमें 14 और 15 में बीजेपी का शासन था। उस समय लोगों ने प्राइवेट सेक्टर से सर्वे करवाया, सर्वे करवाने के बाद उसमें उन लोगों का नाम आया, और नाम आने के बाद जब वो लिस्ट बनी, लिस्ट बनने के बाद जब उनको आवंटन किया गया, एक भी लोग उस मकान में जाने के लिए राजी नहीं हुए, मकान यथावत रहे। उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी भी माध्यम से वो मकान जो है जनता को मिल जाए, गरीब जनता को, जिससे कि वो उनको वहाँ पे अपना निवास मिल जाए। तो पहले मात्र 75,000 रुपये में मकान मिल रहा था किनको, जिनका सर्वे में नाम था। उसके बाद जब वो मकान उन लोगों ने नहीं लिया, तब हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, राज्य शासन से हम लोगों ने उसमें गाइडलाइन ली, और उसमें लगभग 2,72,000 में एक एक मकान का जो आवंटन होना है, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया रखी हुई है। पहले भी आवेदन आए हैं, बहुत सारे लोगों को मकान मिल चुका है, कुछ मकान बाकी है, तो वो संभवतः धीरे धीरे जो है वो सारे मकान जो है उन गरीबों को मिलेंगे जिनको उसकी आवश्यकता है। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी के पास जो मुद्दा, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिससे वो कांग्रेस को घेर सकती है? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उनके पास मुद्दे होंगे। अब वो उनका मैनिफेस्टो क्या होता है चुनाव में जब वो उतरेंगे, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या वो जनता को देना चाहते हैं समय में, क्या जनता से वादा करना चाहते हैं वो, और क्या उसको कब पूरा करेंगे।
एक रायगढ़ को लेकर बहुत अच्छी बात कही जाती है, सुघर रायगढ़। सुघर क्या क्या हुआ यहाँ पे? सुघर रायगढ़ तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, जो क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, ठीक है ना। मतलब अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है जी केवल लिख देने से रायगढ़ सुघर नहीं हो जाता है, जी। उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करने की आवश्यकता है? हैं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे शिक्षण सफाई में जो है वो अभी हम सही नहीं है, हमको उसमें और मेहनत करनी है। नगर सुंदरता निगम में काम भी नहीं जो कर पा रहा है हमारे, क्या? नगर निगम की सरकार यहाँ पे हाँ है ना, नहीं है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुंदर रायगढ़ बनाने की ओर उनका प्रयास सही दिशा में नहीं है? हाँ अभी नहीं। जो हमारे पुराने जो बने हुए थे हमारे सुंदर शहर को बनाने के लिए, वो भी अभी जो है वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसको भी हम चालू नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा ध्यान जो है सुघर बनाने में नहीं है। चलिए, कुछ अहम बातों को रखना चाहेंगे चलते चलते इस पैनल में अपनी तरफ से? यह है कि जो भी इस शहर का विधायक बने जी वो इस शहर की भावनाओं के अनुरूप और इस शहर की आवश्यकताओं के अनुरूप शहर को डेवलप करें, क्योंकि आज भी जो है हम पुरानी स्थिति में ही जी रहे हैं। बीच में हमारे यहाँ कलेक्टर कटारिया साहब आए थे, उनके आने के बाद बहुत सारी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, वो जो आज वरदान साबित हो रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि या तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि बने जो शहर को शहर के हिसाब से बनाए, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से नहीं बनाए, या कोई ऐसा अधिकारी फिर से आए जो इस शहर को जो है और व्यवस्थित करे। बहुत सारे काम इस शहर में करने हैं, ईश्वर ने कभी हमको मौका दिया तो हमारे दिमाग में जो बातें हैं उसको पूरा तो करेंगे। आपको मौका दिया ही था। नहीं, वो उतने बड़े पद पर है कि आप उतने बड़े काम को नहीं। मैं भी आपको शुरू में बोला कि मेरे पास जो संभावनाएं हैं, जो मेरे दिमाग में रायगढ़ का जो नक्शा है, जो उसकी सुंदरता है, कैसा बनना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कि अगर आपके यहाँ कोई आए तो वो याद रखे कि हाँ मैं रायगढ़ गया था जी। तो वैसा रायगढ़ हमारा नहीं है और नहीं बन पाया है। तो वो परिकल्पना मेरे मन में है, जिस दिन ईश्वर उतने ऊपर पहुंचाएगा तो उन सपनों को साकार भी करूंगा। कुछ उन बातों को आप रखना चाहेंगे अपनी परिकल्पना को? देखिए, जैसे आज हमारे यहाँ रिंग रोड नहीं है, हम केलो रिवर चाह रहे हैं, हम वहाँ बेहतरीन चौपाटी जा रहे हैं। मतलब घूमने के लिए हमारे यहाँ कोई भी स्थान नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको हम लोग सीधा या तो राम झरना लेके जाएंगे, या जारी मंदिर, या सत्यनारायण बाबा के पास, तो ऐसा कहीं, या बनौरा आश्रम जाएंगे हम। तो ऐसा भी एक होना चाहिए जहाँ आपको शांति मिले, जहाँ आप अपने परिवार के साथ थोड़ा सा जाके मस्ती कर जी। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है शहर के बीच में, ठीक है ना। और जो आए आपके यहाँ मेहमान तो उसके यहाँ रायगढ़ की छाप उसके दिमाग में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन रायगढ़ की एक अपनी विशिष्ट पहचान है लोगों के बीच में। जब भी रायगढ़ का नाम आता है, छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में ये नाम शुमार है। ये केवल जिंदल यहाँ है इसलिए वो शुमार है जी। अगर मेरे ख्याल से जिंदल नहीं रहता तो शुमार भी नहीं होता। तो रायगढ़ में अगर आपको वाकई में बेहतरीन रायगढ़ चाहिए तो उसके लिए आपको रायगढ़ के लिए जीना पड़ेगा, रायगढ़ के लिए करना पड़ेगा जी। आप चुनाव जीतने के बाद फिर से दूसरे चुनाव की तैयारी में आप लग जाओगे तो फिर रायगढ़ जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई भी रायगढ़ की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा है। तो आपकी कांग्रेस सरकार तो ध्यान दे रही है ना? आपकी कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार नहीं दे रही है, मगर उतना नहीं दी जितना होना चाहिए जी। शहर को वो नहीं मिल पा रहा है जो वाकई में मिलना चाहिए। लेकिन सड़क, बिजली, पानी, नाली तो आप ही के पार्टी के हैं। विधायक हमारी पार्टी के हैं, मगर ये कि उनका प्रयास रहा, मांग किए, मगर ये कि समय पे पैसा नहीं आने से सारे काम अधूरे हो जाते हैं। तो पैसा तो रायपुर से ही आएगा। पैसा रायपुर से ही आएगा। योजनाएं भी क्योंकि बड़ी योजनाएं रहती है वो रायपुर से ही पास होके आएंगी जी। तो ये योजनाएं कहाँ रुक जा रही है? अब ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, पता करना पड़ेगा अपने को जी। चलिए, तो परिकल्पनाओं पे चर्चा हुई और काफी अच्छी चर्चा रही पहले दौर की। और मैं अर्जुन से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अब दूसरे दौर की चर्चा यहाँ पे शुरू करें और जो जो गेस्ट यहाँ पे जो मंच पे आएंगे दूसरे दौर की चर्चा के लिए। जी अर्जुन, मोमेंटो। परिचर्चा कार्यक्रम के इस कड़ी में मैं मैनेजिंग एडिटर आर के गांधी साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मोमेंटो दे करके सलीम जी को सम्मानित करें।
परिचर्चा के इस कड़ी में मेरा अनुरोध रहेगा प्रियंकल दास जी उपाध्यक्ष जेजेसी युवा नेता व उनके सहयोगी, जेपी जायसवाल आरटीआई जिला अध्यक्ष कांग्रेस,